आज 11 साल उनकी हत्या को हो गए हैं और 11 वर्षों बाद आज सीबीआई का आज उद्भेदन हुआ है और उन्होंने हत्यारों के नामों का खुलासा किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर सीबीआई को इस हत्याकांड को सुलझाने में 11 साल क्यों लगे। 11 साल आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी सीबीआई को आखिर इस हत्याकांड को सुलझाने में 11 वर्ष क्यों लग गए। कभी सोचा है आपने इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह रही होंगी? आखिर क्या कारण था कि सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था जिसके पास इस दुनिया के सबसे बेहतरीन साधन और संसाधन हैं, बावजूद इस हत्याकांड के उद्भेदन में उनको 11 वर्ष लग गए। मैं इस घटना के पीछे और इसके आगे दोनों सच्चाई आप सभी के सामने आज रखने वाला हूं कि आखिर क्यों हमारे श्रद्धेय बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की गई और इसके हत्या के पीछे मुख्य और असली साजिशकर्ता कौन है। हमको इन चीजों को जानने के लिए 2012 से पहले जाना होगा। 90 के दशक में आप सभी जानते हैं कि जब नक्सल आतंक पूरे बिहार में चरम पे था, जब लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर चुके थे, आज जो भी शहर बिहार में पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, आरा हो गया, जितने भी नए नए शहर बसे और घनी आबादी उनकी होती गई, उसके पीछे का कारण क्या रहा है। 90 के दशक में नक्सलियों ने मौत का वो तांडव शुरू किया जिसके कारण लोगों का जमीन, आत्मस्वाभिमान, इज्जत, मान, मर्यादा, इन सभी को ठेस पहुंची। गांव में वो रह नहीं सकते थे क्योंकि उनका वर्ग संघर्ष बिहार में आके जातिगत संघर्ष में तब्दील हो गया और वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों की निर्मम हत्याएं करने लगे। इन हत्याओं का परिणाम क्या हुआ कि लोग अपना घर, अपनी जमीन सबको छोड़कर अपने जीवन को बचाने के लिए पलायन के लिए मजबूर हो गए और यह पलायन आज कमोबेश बिहार के हर शहरों में दिखता है। उसी समय हमारे बीच में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का उदय होता है और उन्होंने आप सभी के समर्थन और सहयोग से ना सिर्फ नक्सल आतंक की कमर तोड़ दी, बल्कि उस आतंक को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया। पूरे देश में तांडव मचाने वाला यह नक्सल आंदोलन बिहार में नेस्तनाबूद कर दिया गया। 2003 में हमारे श्रद्धेय बाबा ब्रह्मेश्वर की गिरफ्तारी पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित इंडिया मशीनरी बिल्डिंग से होती है। उसके बाद ये 9 साल तक जेल में रहते हैं और सरकार द्वारा इन पर 42 मेसकेयर के केस लगाए जाते हैं। 9 साल बाद जब वो जमानत पे बाहर आते हैं तो वो देखते हैं अपने किसान परिवारों की स्थिति कि जिन किसान परिवारों को इन नक्सलियों ने उजाड़ दिया था, ये गांव तो वापस आ गए हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन इनके नौनिहालों के बेहतर भविष्य जो इनके आर्थिक आधार पर टिका हुआ है वह सुरक्षित नहीं है। तो जेल से आने के बाद इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और हमारे नौनिहालों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सरकार से उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। और वो मांग यह थी कि किसान जो उत्पादन करते हैं उनको उनके उत्पादित चीजों के मूल्य तय करने का अधिकार एक किसान आयोग को मिले, और जो किसान का लागत है उस लागत से 1.5 गुना ज्यादा उनको उपज का उचित मूल्य मिले। और भूमिहीन और भूधारी, गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसान परिवार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो किसान परिवार जिनके पास जमीन थी वो भूधारी किसान थे और जिनके पास जमीन नहीं थी वो भूमिहीन किसान थे। तो उन्होंने इन सब की आवाज उठाई और भूमिहीन किसानों के लिए उन्होंने मिनिमम 500 रुपए प्रतिदिन का वेजेज जो उनके मांग पत्र में था वो सरकार के सामने उन्होंने रखा। और इन मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने 4 सभाएं की। गौर कीजिएगा, 4 सभाएं की। एक सभा भोजपुर के सहार में एकवारी हुई, एक सभा उनकी औरंगाबाद के सुअरा में हुई, एक सभा गया के टिकारी में हुई और एक सभा नौबतपुर के पटना जिले के नौबतपुर में हुई। इन 4-5 सभाओं में जो अप्रत्याशित भीड़ इनको सुनने के लिए आ रही थी, सरकार के कान खड़े हो गए और सरकार की विभिन्न एजेंसियां तो लगी हुई थी कि भाई आखिर रणवीर सेना प्रमुख जेल से निकलने के बाद कर क्या रहा है। तो आईबी की हर दिन की रिपोर्ट सरकार के पास जाती थी कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया जेल से निकलने के बाद शांत है या किन गतिविधियों में लिप्त है। तो जब सरकार को ये रिपोर्ट मिली कि भाई ब्रह्मेश्वर मुखिया किसानों के लिए एक नए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और उसके मूल में किसान परिवारों की बेहतरी है, तो सरकार के पेशनी पे बल पड़े कि भाई जो व्यक्ति इस देश में केंद्र से नापरास्त होने वाले नक्सलियों को केंद्र से आज भी उन नक्सल आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र जो है लाखों करोड़ खर्च कर रहा है, बावजूद नक्सल आतंक पे लगाम लगाना केंद्र के बूते की बात नहीं है। कैसे उस व्यक्ति ने बिहार में अपने लोगों के सहयोग से और सिर्फ उनके, समझिए, इनके पास पूंजी नहीं थी, इनके पास साधन नहीं थे, लेकिन सिर्फ लोगों के आत्मबल, उनके सहयोग और इन चीजों को लेकर उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को धूल चटा दी। तो तत्कालीन सरकार जो 2011-12 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी, तत्कालीन सरकार की पेशनी पे बल पड़ा कि आखिर हम इस व्यक्ति को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया वो चीज थे जो रुकने का, एक बार चल दिए तो रुकने का नाम लेते नहीं थे। और इतने दृढ़ निश्चयी कि उन्होंने जिन मांगों का ऐलान किया था वो मनवा के रहते सरकार से। तो ये 2012 का समय चल रहा था और 2012 के अगले 3 साल बाद चुनाव होने थे, यानी 15 में बिहार विधानसभा चुनाव होना था। अब यदि सरकार सोचने लगी कि यदि हमने ब्रह्मेश्वर मुखिया की मांगों को नहीं माना और यह आंदोलन क्रमशः अभी तो शाहाबाद और मगध में ही चल रहा है, यदि यह बिहार के हर जिले में होने लगा तो हमारा तो कोई आधार है नहीं, हम तो परिस्थिति के सीएम हैं, हमें तो लालू के अपोजिट में सीएम बना दिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपना ठोस आधार है वो अगर पूरे बिहार में घूम गया तो फिर सरकार की क्या स्थिति होगी। तो सरकार ने अब उन कंधों को चुनना शुरू कर दिया
जिन पर रखकर बंदूक चलाई जा सकती थी, और वो कंधे मिले हमारे ही आस्तीन के सांप, जिनको एमएलसी भी मेरे दादा ने ही बनाया था, और इनका ऐसे आना जाना था हमारे घर में जैसे ये हमारे घर के पारिवारिक सदस्य हों। तो इन पर किसी का ध्यान जाना नहीं था। तो सरकार के सुनियोजित प्रयास और इन कंधों के इस्तेमाल के द्वारा उनकी हत्या कराई गई। यह हम आज से नहीं जान रहे हैं, यह हम तब से जान रहे हैं जब उनका मर्डर हुआ। उनका मर्डर हुआ ये तब से हमें पता है कि नहीं उनका मर्डर किसने किया, लेकिन इसके पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन है, यह महत्वपूर्ण है। आखिर क्या कारण रहा कि सीबीआई को इस हत्याकांड को उजागर करने में 11 साल लग गए? कुछ तो कारण रहा होगा, राजनीतिक कारण रहा हो या अन्य कारण रहा हो। कुछ तो कारण रहा होगा कि सरकार को, आज सीबीआई को 11 साल लग गए इस मामले के उद्भेदन में। अंततः आज 2023 में जिसकी जानकारी मुझे लगता है कमोबेश शाहाबाद, मगध और उनको जानने वाले सभी लोगों को पता था कि इनकी हत्या के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता इसमें कौन था? ब्रह्मेश्वर मुखिया की याद करिए कि हत्या वहां हो जाती है जो आरा का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां पे हमारे आवास से 5 मिनट की दूरी पे डीएम आवास है, 5 मिनट की दूरी पे एसपी आवास है, और वहां पे उनका मर्डर हो जाता है। और तत्कालीन सरकार द्वारा लीपा पोती का काम किया जाता है। ये तो आपका संघर्ष था कि इस मामले को उनको मजबूरन सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। लेकिन पता नहीं सीबीआई किन दबाव में थी कि 11 साल उसको इस जांच को ले जाने में लगे, और अंततः 11 साल बाद उन्होंने जिन नामों का उद्भेदन किया है, ये तो वो लोग हैं जिनके कंधे पे रख के हथियार चलाया गया है। सीबीआई को मुख्य साजिशकर्ता को भी सामने लाना होगा। जब तक मुख्य साजिशकर्ता नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक इस जांच का दायरा जो है वो बेमाना माना जाएगा। इनके सजा के लिए तो हम लड़ेंगे ही, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक कतरा है। लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता है, उस मुख्य साजिशकर्ता को भी आना होगा, और हम यह सीबीआई से मांग करते हैं कि मुख्य साजिशकर्ता का भी राजफास हो। बहुत लोगों को जो हैं होंगे, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं, क्रेडिट लेना चाहेंगे कि भाई इस हत्याकांड में हमारी बहुत ज्यादा सहभागिता रही है तो हमें मिले। कुछ छोटे भैया टाइप नेता भी होंगे जिनको लगता होगा कि हमारे कार्यों के बदौलत जो है उनको न्याय मिला है। तो मैं बता दूं कि आज जो न्याय मिला है उसमें आप सभी का योगदान है। आप सभी के एकीकृत प्रयास का परिणाम है कि आज 11 वर्ष बाद सीबीआई ने इन नामों का खुलासा किया है। इसमें कोई नेताओं की तो सहभागिता है ही नहीं, चाहे वो छोटे टुच्चे लेवल के नेता हो या बड़े लेवल के नेता हो। इस हत्याकांड के बाद उन लोगों का तो हमारे परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी रहे ना रहे, उनके दोषियों को सजा मिले ना मिले, ये तो उनके मस्तिष्क में ही नहीं था। हाँ, उस आग में अपनी रोटी कैसे सेकनी है यह महत्वपूर्ण था। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट लेना चाहेंगे
या लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने बड़े यत्न किए, लेकिन मैं मानता हूं कि उनको न्याय दिलाने के लिए जो यत्न किया गया वो बिहार के 90% उन लोगों का था जो आज भी कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से वो चाहते थे कि नहीं उनके हत्यारे को सजा मिले। और जब तक मुख्य साजिशकर्ता सामने नहीं आ जाता, हमारी यह लड़ाई चलती रहेगी। हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हम इससे आगे बढ़ेंगे और उनके न्याय के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे जिसकी आवश्यकता हो। धन्यवाद, प्रणाम।